हेलो हेलो बच्चों, अब आ रही है आवाज? मैं बोल रहा था कि आई थिंक आप सभी ने काइनेमेटिक्स पढ़ रखी है, जहां तक अभी हुई है आपके बैच में। आप सभी रिवाइज करने के लिए मेरे पास आए हैं यहाँ पे। क्या आप में से कोई है जिसने काइनेमेटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है? कम। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने काइनेमेटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा है, एकदम जीरो से पढ़ना है, तो प्लीज हैंड रेज करे। ठीक है, तो मुझे जैसा लग रहा है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, सबको काइनेमेटिक्स का बेसिक आइडिया है। तो अपन उसको रिवाइज करने की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो क्लास है उसमें काइनेमेटिक्स का जो 1D मोशन होता है, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, उसके बारे में अपन कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके पहले क्योंकि अब काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर की स्टार्टिंग अच्छे से करते हैं। देखो यहाँ से, मतलब कि फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा वेक्टर, वेक्टर के बाद आपने पढ़ा मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल टूल के बाद आपने पढ़ा यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद आपकी फिजिक्स की मैकेनिक्स शुरू हो जाती है। ठीक है, फिजिक्स में मैकेनिक्स शुरू हो जाती है। अब सर ये मैकेनिक्स क्या है? बेटा मैकेनिक्स का मतलब होता है, मैकेनिक्स का मतलब होता है सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में स्टडी ऑफ मोशन। ठीक, या स्टडी ऑफ मोशन की जगह इसको ऐसा लिख ले सकते हैं आप कि स्टडी, इसमें और सिंपल क्या करेंगे, मुझे लगता है सिंपलेस्ट है कि स्टडी ऑफ मोशन। इसमें आपको एक मोशन की स्टडी करनी है, किसी भी बॉडी की। बॉडी जो होती है वो एक पार्टिकल भी हो सकता है जिसकी स्टडी आपको यहाँ पे करनी है। बॉडी आपकी रिजिड बॉडी भी हो सकती है, बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। तो ऑल टाइप्स की बॉडी का मोशन के बारे में अपन को पढ़ना है। वो किस में पढ़ते हैं अपन? मैकेनिक्स में। ठीक, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ अ body. Body may be rigid, body may be flexible and body may be a particle also. ठीक है, अब मैकेनिक्स अपने आप में बेटा दो ब्रांच होती है मैकेनिक्स की। पहला स्टैटिक्स, दूसरी कोई बताएगा? दूसरी होती है बेटा डायनामिक्स। ठीक, स्टैटिक्स में क्या करते हैं? जैसे मैंने बताया था मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या थी? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ अ बॉडी पार्टिकल, है ना। बॉडीज कैसी भी हो सकती हैं, रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। स्टैटिक्स में क्या करते हैं? मान लेते हैं कि वो जो बॉडी है वो बॉडी रेस्ट पे है, अब उस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं और उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ physics, or you can say this is a branch of mechanics, because mechanics is a branch of physics in which we study about force and its effect. स्टैटिक्स में जो बॉडी रहेगी वो किस पे रहेगी बेटा? रेस्ट पे रहेगी। बॉडी किस पे है? रेस्ट पे। अब इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसके बारे में, और उस फोर्सेस के कारण जो अफेक्ट आ रहा है उस बॉडी में, उसके बारे में स्टडी करते हैं। किसमें? स्टैटिक्स में। ठीक है, उसके बाद दूसरी ब्रांच है डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या करते हैं? एक्चुअली में डायनामिक्स के भी दो पार्ट है बेटा।
डायनेमिक्स का एक पार्ट है काइनामेटिक्स, जो इस चैप्टर का नाम है, जो आप मेरे साथ अभी पढ़ने वाले हैं, काइनामेटिक्स। दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है काइनेटिक्स। ठीक, तो काइनामेटिक्स में क्या करते हैं आप? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। तो ये किसी भी मोशन का कॉज क्या होता है? फोर्स ही तो होता है, एक्सटर्नल फोर्स। काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं बेटा? काइनेमेटिक्स में अपन मोशन की एक्चुअल में स्टडी नहीं करते, कॉज ऑफ मोशन की स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, यानी कि फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं जिसकी वजह से बॉडी में मोशन आया है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। अपन मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे थे। मैंने बताया कि फिजिक्स के जो 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स पढ़ने के बाद मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाती है फिजिक्स में। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी में बी रिजिड, बॉडी में बी फ्लेक्सिबल एंड बॉडी में बी अ पार्टिकल ऑल्सो। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स में अपन मानते हैं कि जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, उस समय उसकी स्टडी करते हैं। ठीक, तो जब खुद बॉडी रेस्ट पे है तो क्या स्टडी ऑफ मोशन करेंगे? अरे मोशन तो है ही नहीं ना, रेस्ट पे। हाँ, तो स्टैटिक्स में अपन क्या करते हैं कि उन फोर्सेस और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जब बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है। डायनेमिक्स को वापस से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला काइनेमेटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में अपन क्या करते हैं? काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन करते हैं विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। मतलब एक बॉडी है जिसका मोशन हो रहा है, तो मैं मोशन की स्टडी करूंगा, वो मोशन किस वजह से हुआ है, किस फोर्स की वजह से हुआ है, उससे मेरा लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना किससे? डिस्प्लेसमेंट से है, वेलोसिटी से है, एक्सीलरेशन से। ठीक, आपके पार्ट में जर्क नहीं है, काइनेमेटिक्स में आप जर्क नहीं पढ़ेंगे। जर्क क्या होता है? डी क्यूब एस बाई डी टी क्यूब। ठीक, वो अपने सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में सिर्फ कितना है? डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है। ये पढ़ते हैं अपन काइनेमेटिक्स में। फिर जब काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगी तो अपन स्टार्ट करते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या? काइनेटिक्स में वही जो काइनेमेटिक्स में जिस फोर्सेस को आपने इग्नोर कर दिया था कि मोशन हो रहा है एक बॉडी का, वो हम पढ़ेंगे, बट मोशन किस वजह से हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है काइनेमेटिक्स के अंदर। बट काइनेटिक्स में क्या होता है? काइनेटिक्स में हम उन्हीं वजहों को पढ़ते हैं, उन्हीं कॉजेस को पढ़ते हैं, जिन कॉजेस के वजह से, जिसके कारण से वो फोर्सेस, जिन फोर्सेस की वजह से मोशन एग्जिस्ट कर रहा था। हाँ, ठीक है। इसके बाद 2 चीजें और मैं बता दूं। ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? आगे बढ़े। क्योंकि आप लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ लगे कि लिखने की जरूरत है तो आप लिख सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। ठीक, बेटा ये जो 2 टर्म लिखे हैं ना, रेस्ट एंड मोशन, ये बहुत खतरनाक टर्म है। इतने आसान है नहीं जितने देखने में लगते हैं। एक्चुअल में एकदम एब्सोल्यूट की बात करूं तो कुछ भी रेस्ट पे नहीं है और कुछ भी मोशन में भी नहीं है। ये जो दोनों टर्म है, ये दोनों रिलेटिव टर्म है। कैसे टर्म है? रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, मेरे सामने एक टीवी रखी हुई है, ये सब कुछ रेस्ट में है, ये सब कुछ रेस्ट पे है, बट मेरे लिए रेस्ट पे है। हो सकता है कहीं दुनिया में किसी कोने में एक व्यक्ति बैठा हो जिसके लिए सब कुछ हम लोग मोशन में लग रहे हों। कैसे?
अगर मून में कोई बैठा होगा और वो हम लोग को देख रहा होगा तो अर्थ तो रोटेशन में है, अर्थ का तो रोटेशन हो रहा है, तो फिर उसके लिए हम लोग रेस्ट पे कैसे, हम लोग तो मूव कर रहे हैं ना। जस्ट लाइक अगर ट्रेन में कोई बैठा हुआ है, आप और आपका दोस्त ट्रेन में बैठे हुए हैं और एक बढ़िया मस्त फर्स्ट क्लास ट्रेन है, एसी वाली ट्रेन है, रात का समय है। अब एसी ट्रेन है मतलब ग्लास वगैरह सब बंद है, पर्दे भी कर्टन बंद हो गए हैं, तो रात में जो आप दोनों सो रहे होंगे, सो के अचानक से उठेंगे और आपको थोड़ा सा भूल जाएगा इधर उधर देखना, तो आप लोग को एहसास नहीं होगा कि आपका फ्रेंड और आप मोशन में हो, आप लोग को लगेगा रेस्ट पे हो। दो कि ट्रेन चल रही है, आपको पता था कि मैं कल रात में जब चढ़ा था तो ट्रेन में चढ़ा था, ट्रेन चल रही है, बट क्योंकि आपके सामने जो आपका फ्रेंड बैठा हुआ है आपको लगेगा कि ये तो रेस्ट पे है, यानी कि सब कुछ रेस्ट पे है। एक बंदा जो बाहर से देखेगा, यानी कि ट्रेन के बाहर से देखेगा, उसको लगेगा कि वो ट्रेन तो चल रही है, यानी कि ट्रेन मोशन में है, यानी कि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ धीरेन्द्र उपाध्याय भी मोशन में होगा। ठीक, तो ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से देख रहा है। तो सर आप बोलना क्या चाहते हो? मैं बोलना ये चाहता हूं कि नेक्स्ट पढ़ो तुम रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम एक्चुअली में दो तीन चीजों का मिक्सचर है। ठीक, ऐसे समझो, ये एक्सेस पढ़ रखे हैं आपने एक्स वाई जेड, इनको कौन सा सिस्टम बोलते हैं? बिल्कुल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो बेटा पहला तो मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिया, दूसरा मैंने एक ऑब्जर्वर ले लिया, एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक, ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। तीसरा ये जो ऑब्जर्वर है इसके पास एक वॉच भी है, एक वॉच भी है। हाँ बेटा, तो मैंने आप क्या क्या चीज ले ली? पहला एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिया, दूसरा मैंने एक ऑब्जर्वर को ले लिया, तीसरा मैंने उसके हाथ में एक घड़ी भी थमा दी। तीन चीजें अगर एक साथ हैं, तीन चीजें अगर एक साथ हैं तो इसको मैं बोल सकता हूं ये मेरा रेफरेंस फ्रेम है और इससे मैं सारे काम अपने कर लूंगा। रेफरेंस फ्रेम का काम क्या है? यही जो अभी अपन बात कर रहे थे, रेस्ट पे और मोशन पे, कौन सी बॉडी रेस्ट पे है, कौन सी बॉडी मोशन पे है, पता करना। कैसे पता करेंगे भाई? उसके लिए एक ऑब्जर्वर का होना जरूरी है ना। कौन बताएगा? मेरे सामने एक बच्चा बैठा है, ये रेस्ट पे है, ये आपको कौन बता रहा है? ये मैं बता रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ऑब्जर्वर हूँ। ठीक है, तो इसी तरह अर्थ में कोई बॉडी जो है वो मोशन में है या रेस्ट पे है, ये शायद मून में बैठा हुआ कोई आदमी बताएगा, तो वो कौन होगा? ऑब्जर्वर होगा। अब ये जो मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, बहुत लेट आया है क्लास में, तो मैं सबसे पहले टाइम देख रहा हूँ, देखो 6 बजे आया है, ये 7 बजे भग जाएगा, तो कितने बजे आया और कितने बजे गया ये देखने के लिए मेरे को एक क्लॉक चाहिए। सही बात है, एक क्लॉक चाहिए, तो मैं बन गया ऑब्जर्वर, मेरे पास क्लॉक भी है और मेरे पास एक रेफरेंस सिस्टम होना चाहिए, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होना चाहिए, तब तो मैं बताऊंगा कि वो कितनी दूरी पे है। लाइक अगर मैं अपने आप को ओरिजिन पे रख दूं और जो बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है उससे मैं बोलूं ये 2 मीटर की दूरी पे है, तब ना कोई बात है। तो उस कंडीशन में मैं क्या खुद को रेफरेंस मान लूंगा, अपने आप को एक्स एक्सिस पे मान लूंगा। इसको समझने का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है। ऐसा समझो कि अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ, बेटा आपका घर कितना दूर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, आपका घर कितना दूर है, बताइए क्या डिस्टेंस है आपके घर की? देखते हैं क्या बताती हैं, बताइए। 6 किलोमीटर। क्या नाम है आपका? रिया। रिया ने बताया कि रिया का जो घर है वो 6 किलोमीटर दूर है। ठीक, बेटा आपका क्या नाम है? कशक। आपका घर कितना दूर है? आपका घर 7 किलोमीटर दूर है। अच्छा, चलिए एक आध ऑनलाइन में पकड़ लेते हैं। ऑनलाइन में मेरे को दिख रहा है, हाँ शौभिक। शौभिक आप बताइए आपका घर कितना दूर है? मैं घर पे ही। आप घर पे ही हैं, ओके। तो कुल मिला के आप तीनों से मैंने एक फिजिक्स का सबसे आसान क्वेश्चन पूछा और तीनों ने मुझे गलत जवाब दिया। ठीक, ऊपर से जब मैं रेफरेंस सिस्टम की बात कर रहा हूं तब भी आप लोगों की बत्ती नहीं जली कि सर क्यों पूछ रहे हैं। देखो, जब मैंने इनसे पूछा कि बेटा आपका घर कितना दूर है, तो राइट आंसर ये होना चाहिए कि सर आप क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हैं। सही क्वेश्चन ये होगा कि आपका घर कहाँ से कितनी दूर है। कहाँ से बताएंगे? मोमेंटम से इतनी दूर है कि भोपाल से इतनी दूर है कि मून से इतनी दूर है? कहाँ से बताया आपने 7 किलोमीटर? मैंने यहाँ बोला
एक भी बार मैंने यहाँ बोला किसी बच्चे ने सुनाई दिया किसी को? यहाँ का यूज ही नहीं किया मैंने, इसीलिए। हाँ, ये कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस आपने गलत यूज किया, क्योंकि यहाँ फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं अपन, ना कि कॉमन सेंस की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब तक आपको ये ना पता हो कि किस जगह से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। दैट्स व्हाई ये काम कौन करता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट करता है, ये आपका ओरिजिन करता है कि आपने ओरिजिन कहाँ पे लिया है, किस जगह से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो इस पे आपने शायद ऐसा प्लॉट भी रखा होगा कि मान लो अगर दो वेक्टर हैं, ये है r1 वेक्टर और ये है r2 वेक्टर। तो r1 के कुछ कोऑर्डिनेट हैं, अगर x1 y1 और z1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और z2। तो r1 वेक्टर को कैसे लिखते हैं बेटा? x1, ये वेक्टर में भी पढ़ाया था आप लोग को, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और r2 वेक्टर को पढ़ाया था x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब क्या ये समझ में आता है कि अगर ये जो r1 वेक्टर है, ये जो r1 वेक्टर है, इसका अगर मैं मान लो कुछ नाम दे दूं, इसको नाम दे दूं a, इसको नाम दे दूं b, तो ये OA वेक्टर था, ये OB वेक्टर था। बोलो भाई, ये बातें आते हैं समझ में ना? अब अगर r1 वेक्टर के ऊपर मैं कुछ ऐसा बना दूं, तो देखो एक वेक्टर ये r1 वेक्टर, r1 वेक्टर के हेड में, r1 वेक्टर के हेड में मैंने ये एक और वेक्टर बनाया, जिस वेक्टर का नाम दे दिया मैंने r, रख दिया, यानी एक के सर पे दूसरे की पूंछ रख दी, और r2 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मतलब ये मुझे रिजल्टेंट देगा किसका? r1 का और r का। तो क्या मैं लिख सकता हूँ r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर, यानी कि क्या मैं r इज इक्वल टू लिख सकता हूँ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर? बोलो भाई, लिख सकता हूँ? तो r क्या होता है? r1 r2 क्या थे? पोजीशन वेक्टर थे। r1 एंड r2 पोजीशन वेक्टर मैंने ड्रॉ किए थे, और r क्या पता किया था? अरे दोनों के बीच की डिस्टेंस बता दो रे भाई। r2 वेक्टर यानी r2 के कुछ कोऑर्डिनेट दिए होंगे, r1 वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर यानी r1 के कुछ पोजीशंस दिए होंगे, कुछ कोऑर्डिनेट दिए होंगे। मुझे निकालना है r1 r2 के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, तो मैं r इज इक्वल टू r2 माइनस r1 करके निकाल लूंगा। बोलो भाई, यहां तक आती है बात समझ में? सबको आती है? नोट कर रहे हो या आगे बढ़े? आगे बढ़े या नोट कर रहे हैं आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नोट कर रहे हैं। अच्छा, नोट कर रहे हो, करो करो करो। ये सब मुझे लगता है आप लोगों ने नोट किया होगा ऑलरेडी, आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं भाई। कॉपी में कितना लिखेंगे? कॉपी में कितना लिखोगे? माइंड में जाए, ऐसा कुछ करो, माइंड में जाए। सर आगे बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ा देना, चलो। अब इसके बाद जो यहाँ जरूरी होता है वो होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बेटा क्या होता है? एक्चुअल लेंथ। अगर मान लो मैं किसी पार्टिकल की बात कर रहा हूँ कि एक पार्टिकल का मोशन हो रहा है, तो डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ कवर्ड बाय दैट पार्टिकल। जो भी पार्टिकल जितनी लेंथ कवर कर रहा है, जहां भी जाना चाह रहा है वो बेचारा, ठीक है। अगर मान लो एक बंदा है, मैं ही बंदा हूं, अगर मैं जबलपुर से भोपाल जा रहा हूँ, जिस रास्ते से जा रहा हूँ, जिस पाथ से जा रहा हूँ, उस पाथ का टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्चुअल लेंथ, या इसको बोल सकते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल, ठीक। तो सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एकदम सरल लैंग्वेज में होता है कि पार्टिकल ने जो जहां से चलना था और जहां तक गया है, ठीक। तो एक होता है इनिशियल पॉइंट और एक होता है फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस नहीं, ऐसा जो अभी अपन ने वेक्टर बनाया था, ये देखो, ये वाला वेक्टर बनाया था,
r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। यहाँ ये r क्या था, ये r डिस्प्लेसमेंट ही था, डिस्प्लेसमेंट ही था। इसमें डिपेंड ये नहीं करता कि जो लेंथ कवर की गई है वो किस रास्ते से गया है, एक जो पार्टिकल है वो किस रास्ते से गया है। देखा ये जाता है कि फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही किया था। देखिए r2 फाइनल पोजीशन था, r1 इनिशियल पोजीशन था। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दिया तो जो बचा वो क्या हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। एक बंदा था, ये पॉइंट O था, O से A तक चला, A से B तक चला। ये है 1 किलोमीटर, ये भी है 1 किलोमीटर। एक बंदा O से चला, A तक आया, A से चला, B तक आया, देन B से A तक रिटर्न आ गया और यहीं आके रुक गया। इस कंडीशन में मुझे आप लोग बताइए उसने डिस्टेंस कितनी कवर की और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की। डिस्टेंस मैंने क्या बताई थी, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। तो देखिए वो चला था यहां से यहां तक आया 1 किलोमीटर, ए से बी गया 2 किलोमीटर और बी से ए आया, यानी कि कितना किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर। इसका आंसर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। ओ से चला ए तक आया 1, ए से बी तक गया फिर 1, बी से वापस ए आ गया। तो यानी कि जो ए से बी गया और बी से ए आया उसको कोई मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए। देखा क्या जाएगा, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन तो वो आखिर आया ए पे ही, इनिशियल पोजीशन 0 थी। तो यहाँ देखिए ये 1 ये 0, यानी कि कितना किलोमीटर चला, सिर्फ 1 किलोमीटर चला। या इसको कई जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। तो देखिए इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी O to A या 0 to A। आती है बात समझ में, बोलो भाई कोई दिक्कत। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों कभी कभी बोल लिया करो। ये बात समझ में आ गई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पढ़ लिया। अब जो अपन को पढ़नी है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, दो चीजें पढ़नी है। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। देखो दो टाइप की वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है ये नहीं बताऊंगा, क्या होती है वेलोसिटी भाई। हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये सब तुम लोगों को पता है, ठीक। तो वेलोसिटी दो टाइप की होती है, पहला एवरेज वेलोसिटी होती है और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। बोलो भाई क्लियर है। इसी तरह एक्सीलरेशन भी एवरेज एक्सीलरेशन होता है एक, और एक इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है। बोलो भाई क्लियर है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बोलो। वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए क्या लूंगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, यानी कि एक बंदा था वो भोपाल से चला जबलपुर आ गया, उसको आने जाने सिर्फ आने में, भोपाल से जबलपुर आने में उसको मान लो 5 आवर का टाइम लगा, और मैंने बता दिया है कि डिस्प्लेसमेंट इतनी है। मान लो डिस्प्लेसमेंट है 300 किलोमीटर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 300 डिवाइड बाई 5 आर बोला था ना, तो 300 डिवाइड बाई 5 वो क्या हो जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। इसमें आपने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम कर दिया, तो जो आया वो क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ये चेंज इन टाइम। ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बेटा, ये एक्चुअली में ds बाई dt होती है। ये आपने पढ़ रखा होगा, लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल एस ओवर डेल टी होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ds बाई dt होती है, या इसी को बोल लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए, या इसी को बोल लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t होता है। इसी तरह एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल v अपॉन डेल t। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। बट इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, dv बाई dt, और ये क्या होता है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल v ओवर डेल t। ठीक, इसी को बोलते हैं dv बाई dt। वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी उसके 3 कंपोनेंट भी होते हैं, ये भी आपने पढ़े होंगे, vx, vy और vz। x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ये है, y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ये है, z डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ये है, ऐसा पढ़ा होगा आपने। इसी तरह एक्सीलरेशन भी पढ़ा होगा आपने कि x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ये है, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ay है, और z डायरेक्शन में az है। तो फाइनल एक्सीलरेशन या रिजल्टेंट एक्सीलरेशन चाहो तो यहाँ आई लगा लो, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब फाइनल अगर ए का रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालते थे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, पढ़ा है ना ये, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, यस सर, समझ में आ गया? यस सर। यस सर, डेफिनेट। ठीक है, इसके आगे क्या पढ़ा था आप लोगों ने, उसके बाद क्या पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट को बहुत सारे बच्चे बार बार एक्सीलरेशन 0 लिख देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता क्यों करते हैं ऐसी गलती को। बट एक्सीलरेशन 0 है अलग बात है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ये अलग बात होता है। ठीक, मतलब एक्सीलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, अगर एक्सीलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपके सिलेबस में जर्क नहीं है, अगर एक्सीलरेशन अगर चेंज हो जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक, जैसे v इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, ds बाई dt लिखते हो, a इज इक्वल टू क्या लिखते हो, a लिखते हो dv बाई dt। ठीक, या इसी को मैं चाहूं तो डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर लिख लूं, ये आप लोगों को पढ़ाया था शायद मैंने मैथमेटिकल टूल वाले में, इसको क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। तो इसी तरह अगर मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करूं, डी क्यूब एस बाई डी टी क्यूब, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, जर्क बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है,
आपके सिलेबस में कहीं भी ऐसा नहीं आएगा जहां एक्सीलरेशन चेंज हो रहा हो। क्या जर्क अलग कर दिया मतलब भाई है ही नहीं, जर्क नहीं पढ़ाया जाता है, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक्सीलरेशन चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में इन जनरल अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। लेकिन होता है ये कहीं कहीं फेमस, आपने देखा भी होगा, वो एक सुशांत करके वो था ना एक्टर सुशांत, जिसका वो खत्म हो गए, वो इस तरह की टी शर्ट पहनता था, उसमें लिखा रहता था d3s/dt3 आई एम नॉट, और फिर ये लिखा हुआ रहता था। हाँ, तो उसका मतलब क्या होता था, आई एम नॉट अ जर्क, ठीक है। तो ये मतलब उसका होता था। तो d3s/dt3 का मतलब जर्क होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। अब समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन कहीं लिखा हो कि कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन है, जीरो नहीं है। चलिए अब समझते हैं। तो एक चीज आपने समझ लिया कि अगर मोशन जो है आपका वो क्या है, इसमें लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है, ए जो है आपका कांस्टेंट है। उस कंडीशन में v = u+at, ये आपने पढ़ी हुई होगी। s = ut + ½ at² आपने पढ़ा है, और v² = u² + 2as भी आपने पढ़ा है। क्या माइनस पढ़ा है, प्लस होता है, v² = u² + 2as। तो बेटा ये जो इक्वेशन है ये अपने माइंड में बैठा लो कि कोई क्वेश्चन आपसे बने तो तभी बनेगा जब आपके माइंड में ये बैठा हो कि ये तीनों इक्वेशंस लगाने से पहले पहली कंडीशन ये है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अगर आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये तीनों इक्वेशन आपको नहीं लगाना है, ठीक। क्वेश्चन वाला बताएगा, उस बेचारे की मजबूरी है बताना, ठीक। कि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो एक्सीलरेशन आएगा। तो वेलोसिटी चेंज होगी इसलिए एक्सीलरेशन आएगा, लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब आप लगाइए ये तीनों इक्वेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए जैसे, हाँ बेटा, ऐसा आपके सिलेबस में नहीं होगा, यही बताया मैंने अभी, एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन आपकी फिजिक्स में नहीं आएगा, ठीक। तो a = dv/dt। अच्छा, एक और शायद तुम लोगों ने चीज पढ़ा हो, यूनिफॉर्म, कुछ पढ़ा है इस तरह से, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, अगर किसी मोशन में जो ऑब्जेक्ट उस मोशन को कर रहा है सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है, ठीक, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग 1 मिनट में 1 किलोमीटर में गया, उसके नेक्स्ट 1 मिनट में फिर से 1 किलोमीटर गया, फिर 1 मिनट में फिर 1 किलोमीटर गया, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मैं शुरुआत के 1 मिनट में 1 किलोमीटर गया, फिर 1 मिनट में 2 किलोमीटर चला गया, नेक्स्ट में कुछ और हो गया, तो उसको बोलेंगे ये नॉट यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर की जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो उसमें मैंने क्या किया, एक इक्वेशन a = dv/dt, ये आप लोगों को पता है, अभी लिखी थी, कैसे लिखी थी ये। अब जब मैंने आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कुछ बताया था, इसको मैं ऐसा लिखूं, अगर a dt = dv और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं, दोनों साइड क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं। एक कंडीशन मैंने बताई कि जो आपके सिलेबस में है ए, एक्सीलरेशन वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, तो ये मान लूंगा कि क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल लूं, a इंटीग्रल ऑफ dt = dv। ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, टाइम इंटरवल 0 से t के लिए बात कर रहा हूं। मतलब अभी टाइम 0 पे कोई ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, उसके पहले क्या हो रहा था मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अभी t = 0 पे इस बॉडी ने मोशन करना स्टार्ट किया, कब तक किया, जब तक t = t नहीं हो गया, कोई एक टाइम t = 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। फिर से याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें तुम लोग समझते नहीं हो। पहले मैं बोल रहा हूं इस बॉडी का मोशन कब हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, कब तक हुआ, कब तक हुआ, याद रखना, कब तक की बात कर रहा हूं, t
कईयों ऐसे क्वेश्चन है बच्चे गलत कर देते हैं, सिर्फ ये नहीं समझते कि ये टी क्या है। टी तक है, टी तक है, अपने माइंड में बार बार बैठा लो, टी तक है। अगर टी इजिकल टू मैंने 5 लिया, इसका मतलब 5वें सेकंड में मोशन नहीं है। इसका मतलब है कि 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 सेकंड तक कितना मोशन हुआ। हो सकता है क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, हो सकता है वेलोसिटी पूछ ले, हो सकता है एक्सीलरेशन पूछ ले। तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बताइए, 4th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बताइए, और टी की वैल्यू 4 रख के आंसर निकाल के आ जाते हैं, यस मैंने तो सही कर दिया, और गलत हो जाता है। ये क्या दे रहा है, ये 0 से 4 तक देगा इसका आंसर। इस इक्वेशन को जब आप लगाओगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा जो टी की वैल्यू रखोगे ना वहां तक, वहां तक। अब याद रख लेना कम से कम। अब देखो शुरुआत में जब ये चलना ऑब्जेक्ट चालू किया था तो उसकी स्पीड में मान लेता हूं u थी, ठीक है, बाद में v हो गई। अरे बोलो भाई वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तब तो एक्सेलरेशन आया है, अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती तो एक्सेलरेशन कैसे आता। वेलोसिटी चेंज हुई है, दैट्स व्हाई कि एक्सेलरेशन आया है। तो जब इस ऑब्जेक्ट ने चलना चालू किया तो उसकी वेलोसिटी थी u, यानी कि जब किसी एक मोमेंट पे पहुंच गया होगा तो उसकी वेलोसिटी हो गई होगी कितनी, v। ऐसा भी बोल सकते हो कि जब टाइम इज इक्वल टू 0 था, टाइम इज इक्वल टू 0 था, जब उसने चलना स्टार्ट किया तो ऑलरेडी उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, तो कितनी थी, u थी। फिर एक किसी मोमेंट पे नाप लिया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। हाँ लास्ट टाइम इसमें t है और उसमें v है, तो t के बराबर ही होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी फाइनल टाइम में। बिल्कुल ये ठीक। डाउट आप लोगों को पूछा नहीं आप लोगों ने किसी ने, बट ठीक है मैं बता देता हूँ। ये जो u होता है u, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि सर आप एक साइड बोल रहे हो टाइम इज इक्वल टू 0, एकदम जब उसने चलना स्टार्ट किया तो फिर उस समय तो उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए ना। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं बोलूँ टाइम इज इक्वल टू 0 पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पे कोई वेलोसिटी तो है नहीं मेरे पास, फिर मैंने यहाँ u क्यों लिखा। ये डाउट नहीं आया आप लोगों को। हाँ देखो जरूरी नहीं है भाई, हो सकता है 0, u में भी 0 ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि u 0 नहीं हो सकता, u 0 हो सकता है, बट ये भी तो हो सकता है मेरे पास कोई वेलोसिटी हो ऑलरेडी। कैसे, ऐसे कि अभी तो मैं रेस्ट पे हूँ, हर बॉडी कभी ना कभी मान लेते हैं रेस्ट पे ही रही होगी। एक कार है, आपके क्वेश्चन में आया, फिजिक्स में क्वेश्चन आया, एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या है, वो जिंदगी में कभी रेस्ट पे नहीं थी। अरे नहीं भाई, वो कभी रेस्ट पे रही होगी, लेकिन जो रेफरेंस लिया गया है, जिस जगह पे ऑब्जर्वर खड़ा है, जिस जगह पे वो देख रहा है, उस जगह की बात कर रहा है वो। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए हैविंग वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो जो 5 लेते हैं वो v को ले लेते हैं और u इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। और क्यों ले लेते हैं पूछो तो ये बोलते हैं सर वो कभी तो स्टार्ट हुई होगी ना, स्टार्ट हुई होगी तो 0 ही लेंगे वेलोसिटी। तो ऐसा नहीं है बच्चों, फिर से सुन लो, जब क्वेश्चन बोल रहा है कि जहां से कार स्टार्ट हुई थी उस समय उसकी वेलोसिटी 5 थी, तो आपको u इज इक्वल टू 5 ही लेना है। आपको ये नहीं मानना है कि कार कभी तो रेस्ट पे रही होगी और इनिशियल पॉइंट को 0 लेते हैं, नहीं 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 नहीं, ये गलती नहीं करना है, ठीक। तो चलिए इसको करते हैं, इस इंटीग्रेशन को। ए, अब भाई dt को t लिख लूं, ये लास्ट टाइम बताया था शायद आप ही लोग को बताया था ना कैसे लिखते हैं। तो a इंटू ये हो जाएगा t, और ये v है तो इसका इंटीग्रेशन v और u से कहां तक, v तक। तो a t v माइनस u, तो ये क्या हो जाएगा, v को इधर ही रहने देता हूँ, u को इधर ले जाता हूँ, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इस तरह से जो इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन है वो आती है, ठीक है। ये बन जाएगा अगर इसका डेरिवेशन आप लोग के स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है तो। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग निकाल लेंगे। यस सर। पक्का। ऑनलाइन में किसको समझ में नहीं आया हैंड रेज करिए। सबको आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन के साइड बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूँ, एस इजिकल टू क्या होता है बेटा, अरे ये तो होता है, निकालेंगे कैसे, ये तो इक्वेशन ही बता रहे हो, निकालना है ना।
नहीं 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 नहीं, इसमें अपन ये वाली यूज कर लेते हैं। देखो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ठीक, ये जानते हो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ मैं क्या लिख लूं, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी लिख लूं भाई, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं, ds का इंटीग्रेशन 0 से s तक कर लूं, v dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक कर लूं, तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s। अब इसमें काम करो, v की वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने निकाल ली है, कितनी होती है, उसको रख दीजिए, dt रख दीजिए, s इज इक्वल टू, अब देखो इंटीग्रेशन में बताया था अलग अलग लिख सकते हो इसको, 0 से t u dt प्लस 0 से t at dt, बोलो भाई क्लियर। s इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, क्या कांस्टेंट है, नहीं है, अरे कांस्टेंट है भाई, नहीं है, u कांस्टेंट है, u बाहर आ जाएगा, dt बस बचेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, प्लस a कांस्टेंट है कि नहीं है, बाहर आ जाएगा a, t कांस्टेंट नहीं है, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, x का क्या होता है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन बताया था, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो t स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब देखिए 0 से t लिखा हुआ है, 0 से t, 0 से t, तो जब भी इंटीग्रेशन में साइन अगर 0 से t होता है ना, जब भी लिमिट इंटीग्रेशन 0 से t होता है, तो क्योंकि जब अपर लिमिट t रखूंगा तो t ही आएगा, लोअर लिमिट 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, तो उस लिमिट को लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आती है बात। तो इसलिए ये 0 से t में नहीं लिखता हूं। तो बेटा कितना आ गया, देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो भाई बन जाएगी, बोर्ड एग्जाम में इसको डेरिवेशन कर दोगे। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लो, ये सब जो अपन निकाले हैं, ये क्या निकाले हैं अपन ने, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t, यानी कि 0 से t तक में, 0 से t तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं है बच्चों, कि t इज इक्वल टू 5 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बताइए। ये फॉर्मूला लगाओगे गलत हो जाएगा, फिर से बता रहा हूँ गलत हो जाएगा। ये आंसर किसका देगा, ये बताएगा, ये उस समय की डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अगर t सपोज आपने 4 रखा है, t सपोज आपने 4 रखा है, तो ये बताएगा 0 से 4 तक में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ना कि 4 सेकंड में कितना किया है। ठीक, ऑनलाइन वाले बच्चों बन जाएगा ये न्यूमेरिक डेरिवेशन करते, यस सर। किससे नहीं बनेगा, सबसे बन जाएगा। चलो आगे देखिए, अब निकालते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में मैं कुछ ऐसा यूज करूंगा कि a इज इक्वल टू क्या होता है भाई, dv बाई dt। आप लोगों को चेन रूल बताया मैंने, चेन रूल के हिसाब से देखिए, अगर मुझे इसको ऐसा लिखना पड़े कि dv बाई dx इंटू dx बाई dt, तो लिख लूं, चेन रूल लगाया यहाँ पे मैंने, चेन रूल मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया था। अब बोलो a इज इक्वल टू dv बाई dx, तो कुछ नहीं होता है, dx बाई dt क्या होता है, v होता है, होता नहीं होता है। फिर आगे देखो, इसको क्या कर सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं a dv नहीं a dx इज इक्वल टू v dv, और दोनों साइड कर दूं इंटीग्रेशन। बोलो भाई यहां तक आता है समझ में। x जिस डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं, पहले तो एक इसके बाहर निकाल लेता हूं, a बाहर आ गया, dx अंदर है, ये बात कर रहा हूं 0 से s तक की, v को बाहर नहीं निकाल सकता, v क्या लिखूंगा बेटा, u से v। बोलो समझ में आता है,
तो देखो a इंटू dx का करूंगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, लेकिन उसको अपर लिमिट s है इसलिए s आ जाएगा, इज इक्वल टू v dv, v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और v से u तक है, यानी कि अब क्योंकि ये 0 से v नहीं है इसलिए मुझे इसकी लिमिट रखनी पड़ेगी u से v, तो as इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 इधर लिख लेता हूँ, तो इसको चाहूँ तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ये स्क्वायर इस साइड चला गया, ये जो u स्क्वायर है ये इस साइड चला गया, तो क्या हो गया प्लस 2as, ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। बोलो भाई ये वाला बन जाएगा डेरिवेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट से डेरिवेशन समझ में आ गया क्या? Yes, sir. अदिति, अलखराज, दिव्यांश, रुद्रांश, सौभिक एंड शुभी। मुझे एक बच्चा नया लग रहा है, अलखराज। अलखराज अभी तक आप क्लास नहीं कर रहे थे, आज ही आए हैं आप? अच्छा वो वाला बच्चा है, वेरी गुड अलख। तो ये तीनों डेरिवेशन क्या आप लोगों से बन जाएंगे? यस। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद क्या पढ़ा था आप लोगों ने? Motion under gravity. मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक। मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है ना, इसको पढ़ने के बाद, इसके एक्सप्रेशंस करने के बाद भी जो बच्चे गलती करते हैं उस पे आते हैं डायरेक्ट। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इसके डायरेक्शंस में गलती करते हैं बच्चे, कि कब ऊपर लें एक्सेलरेशन, कब नीचे लें एक्सेलरेशन, क्या जी होता है, क्या ए होता है, इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं आप लोग। तो वो कंफ्यूजन कैसे हटे, उस तरह को लेके इसमें आगे बढ़ता हूं मैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, देखो ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैंने कोई सपोर्ट अभी तो दिया है, खैर मैंने पकड़ा हुआ है। अगर मैं इसको ऊपर फेंक दूं तो ये ऊपर जाएगा, इसका मोशन ऊपर के साइड हो रहा होगा। पेन है यार, कॉस्टली है इसलिए फेंक नहीं सकता। ठीक, कुछ और है, कुछ दो भाई फेंकने को, लोग पेन ही दो। जैसे ये पेन है, तो ये पेन को अगर मैं देखो ऊपर फेंकूंगा ऐसे, तो ये एक लिमिट तक ऊपर जाएगा, किसी पॉइंट तक ऊपर गया और फिर नीचे आया। इस पूरे मोशन में, इस पूरे मोशन में, इस मोशन की ही बात करेंगे अपन। ये मैंने पेन फेंका, फिर नीचे गिर गया। मैं कैच करना चाहता था बट कैच कर नहीं पाया। ठीक है, अब इस बार इसको ऐसे फेंकता हूँ, फिर ये नीचे आ गया, फिर नीचे गिर गया। तो कहने का मतलब ये जो पेन है जो बार बार ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है बेटा, इसमें एक एक्सीलरेशन लग रहा है, इसमें एक एक्सीलरेशन लग रहा है, और वो एक्सीलरेशन कौन सा है, वो ग्रेविटी है। ठीक, जब मैं इसको ऊपर फेंकता हूं ना, जब मैं उसको ऊपर फेंकता हूं तो ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल अपने साइड खींच रहा है। ठीक है, जब मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं तब भी ग्रेविटी लग रही है। ये आप लोग नहीं समझते हैं कि सर जब आप ऊपर फेंक रहे हैं तब थोड़ी ग्रेविटी लग रही है, नहीं तो ये तो ऊपर जा रहा है। अरे ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी लग रही है इसलिए तो एक जगह जाके रुक गया, नहीं तो ऊपर ही नहीं जाता रहता, इस छत को फोड़ के और ऊपर चला जाता। लेकिन नहीं गया, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको हर सेकंड रोकने का प्रयास कर रही थी, डी एक्सीलरेशन हो रहा था इसका। ठीक है, डी एक्सीलरेशन या उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, वो इस ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा था, इसलिए ये गया 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 गया, एक जगह पहुंचा और पहुंचने के बाद रुक गया और वापस से आने लग गया। तो भाई नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है जिस पे आप लोग गलती करते हैं कि सर आपने बोला था कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन आप सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। लेकिन सर जब जाते हैं तो हमने देखा है सर बुक में तो प्लस लिखा रहता है, जब आते हैं तो माइनस लिखा रहता है, या
जब जा रहे होते हैं उस समय प्लस लिखा रहता है, जब आ रहे होते हैं तो माइनस लिखा रहता है। यानी कि एक्सेलरेशन कभी प्लस में है कभी माइनस में है, ठीक। यानी कि कभी अपवर्ड लग रहा है कभी डाउनवर्ड एक्सीलरेशन लग रहा है, यानी एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट हुआ नहीं सर। तो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन कैसे लगा दी? क्या ये डाउट आप लोग को भी है? ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या ये डाउट आप लोग को भी है? नो सर। नहीं, आप लोग को क्लियर है? क्या क्लियर है बताइए, क्या क्लियर है आपको बेटा बताओ? एक्सेलरेशन तो अलग अलग लग रहा था। उनको हाँ बेटा? पॉजिटिव या डाउनवर्ड्स कर रहा था, अपोजिट में अपोज कर रहा था इसको, डाउनवर्ड्स के लिए धकेल रहा था, उसका एक्सेलरेशन जैसे 0 हुआ अपोजिट में तो फॉल कर गया। ये तो क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन भी सुनते हो क्या है? क्वेश्चन मेरा ये था कि जो तीनों इक्वेशन लगाने की पहली कंडीशन मैंने बोली थी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, बट जब आप इस तरह के न्यूमेरिकल करते हो जिसको फ्री फॉल बोलते हैं या मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन एक समय आप प्लस लेते हो एक समय माइनस लेते हो, यानी एक बार अपवर्ड लेते हो एक बार डाउनवर्ड लेते हो, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हुआ नहीं। एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये इक्वेशन कैसे लगाएं? क्या ये डाउट आप में से किसी को है? नहीं है तो भैया फिर इसका आंसर बताओ। आपको है डाउट? आपको है? आपको भी है? आपको है? प्लस माइनस में ही होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों आप में किसी को डाउट है? रुद्रांश को डाउट है, बाकियों को डाउट नहीं है। तो सौविक आप आंसर देंगे, आपका आंसर बताइए। सौविक यस सर। बताइए इसका आंसर। सर अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव सपोज करते सर, इसलिए माइनस साइन। अरे भाई क्वेश्चन ये थोड़ी था मेरा। क्वेश्चन क्या था मेरा? क्वेश्चन सुना था आपने? क्या था? नो सर। तो फिर आंसर कैसे दे दिया? सर उसके पहले वाला बात सुनी थी मैंने सर, फिर डिस्टरबेंस आ। अजीब नमूने हो तुम लोग यार, हैं? क्वेश्चन ही नहीं सुना आंसर दे दिया। चलो इसको अपन देखते हैं, इसलिए ये देखना जरूरी है। आप लोगों ने भले पढ़ लिया हो, इसको देखना जरूरी है। यहां से एक बॉल को फेंका गया, एक बॉल को फेंका गया, ये यहां तक गई, यहां तक गई। देखो क्योंकि उसको फेंका गया यहां तक गई, उसकी वेलोसिटी v, यहाँ से फेंका गया उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, और वापस से वो यहीं पे आ गई और यहाँ पे गिर गई। इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। यहाँ से u वेलोसिटी से उसको फेंका गया, ठीक। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी हो गई v और वो वापस यहीं पे आके ऑब्जेक्ट गिर गया। तो बेटा जब वो ऊपर के साइड जा रहा था या वो नीचे के साइड आ रहा था, जनरली उसके लिए आपको एक डायरेक्शन लेनी होती है। तो जब नीचे के साइड आता है ना, नीचे के साइड, तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव लग रहा है, ठीक। यानी कि यहाँ एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक। क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट से ऐसे ऐसे जब आएगी ना, ये बॉडी पार्टिकल आएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी बढ़ सकती है। इस साइड से जब जा रहा था तो देखो वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। यहाँ कुछ वेलोसिटी जा रही होगी, वो उस वेलोसिटी से जा रहा होगा, वेलोसिटी कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए तो वो और ऊपर नहीं गई, क्योंकि उस पॉइंट पे क्या हो गया, पीक पॉइंट पे क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गई, इसलिए तो ये उसके ऊपर नहीं गया, वहां से रिटर्न आने लग गया। तो इस साइड क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में जब मैं एक्सीलरेशन को क्या ले लेता हूँ, निगेटिव ले लेता हूँ। इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो ये सबसे सुटेबल रहता है। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर एक बच्चा चाहे तो इस डायरेक्शन को निगेटिव नहीं ले सकता और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव नहीं ले सकता, फिर उसने सब उल्टा ही मान के चला है तो कोई दिक्कत नहीं। बट जनरली ऐसा लेंगे तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में फायदा ही होता है। अब इस पूरे मोशन में बेटा आप ये तीनों इक्वेशन v = u + at,
की जगह सिर्फ इतना चेंज कर लो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह g लिख लो, ठीक। या और आसान बता देता हूं, मत लिखो, g भी मत लिखो, उसको यही रहने दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि ये जो g होता है ना बेटा, ये एक्सीलरेशन ही होता है। जो g होता है वो एक्सीलरेशन ही होता है। चेंज क्या होता है? g जो बोलते हैं ना, वो ग्रेविटी होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो आप ये मान लो कि ये एक फिक्स्ड नंबर है, मतलब ये 9.81 के बराबर होता है। कितना होता है? 9.81, या इसको 10 ले लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मान लेना कि जब फ्री फॉल हो रहा होता है किसी बॉडी का, ठीक, या ऊपर के साइड जा रही है, नीचे के साइड आ रही है, अंडर ग्रेविटी उसका मोशन हो रहा है, तो मुझे ए की जगह जी लिखना है, बस इतनी सी बात है। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन जो है बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख लोगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सेकेंड हो गई। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसको लिख लोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब बेटा देखो, क्योंकि मैंने g को हर जगह पॉजिटिव लिया है, ठीक है, g को ये देखो, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ g को पॉजिटिव, यहाँ g को पॉजिटिव, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तीनों इक्वेशन मैंने कब लिखी है? जब बॉडी यहाँ से, बॉडी a से b में आ रही थी, ठीक है, जब बॉडी a से b में आ रही थी तब ना g पॉजिटिव था। ये देखो यहाँ लिखा ना, a पॉजिटिव g पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को मैंने लिया है कि g यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ g नेगेटिव है। तो क्या सर इसके लिए अलग इक्वेशन रहेगी? हाँ बिल्कुल। जब मोशन इस साइड से यहाँ से हो रहा है 0 to a, इस कंडीशन में अगर मैं v लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, या इसको g कर लो। s इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? u स्क्वायर माइनस 2gs। ये इस साइड के मोशन के लिए मैंने लिख दिया, ये इस साइड के मोशन के लिए मैंने लिख दिया। आती है बात समझ में? ये आगे बढ़े या नोट कर रहे हो? ये जो मैंने इक्वेशंस लिखी हैं, ये एकदम मैंने एक बेसिक बच्चे के हिसाब से ध्यान में रखकर लिखी हैं। इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आगे गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, ठीक। इस साइड क्योंकि एक्सीलरेशन हो रहा है तो जी पॉजिटिव, इस साइड क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए ए नेगेटिव। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने पूछा था। तो बेटा इस पूरे मोशन में जो ए है वो कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए वो कांस्टेंट है। ये बॉडी चाहे ऊपर जा रहे हो चाहे ये बॉडी नीचे आ रही हो, इसमें जो अर्थ है, जो ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी वो सेम होगा। ये प्लस माइनस हमने अपने हिसाब से ले लिया है कि यहाँ पे बॉडी का रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन उस बॉडी पे जो जी लग रहा था वो तो सेम ही था। ये बॉडी जब ऊपर जा रही थी तब भी इस पे 9.81 लग रहा था, जब नीचे आ रही थी तब भी 9.81 ही लग रहा था। प्लस और माइनस तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लगाया ना कि इस समय रिटार्डेशन हो रहा है और इस समय एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर बॉडी पे जो जी लग रहा था वो तो हमेशा उतना ही था, वो तो हमेशा उतना ही था, यानी कि जी कांस्टेंट था। प्लस और माइनस हमने उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए, डायरेक्शन भी मत बोलो, उसके मोशन को बताने के लिए कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है के लिए यूज किया है, ठीक है। एक्सीलरेशन उसका कांस्टेंट। अब आती बात समझ में? ये आ गया समझ में? आगे बढ़े। इसके बाद क्या पढ़ा था आप लोगों ने? इसमें बच्चों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशंस लिखी है मैंने आपके सामने ना, इस इक्वेशन को यूज करके बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूला बना लेते हैं और उस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं और फिर उस फॉर्मूले को यूज करके गलत आंसर निकाल लेते हैं, ठीक। तो बेटर ये होगा आपके लिए कि वो जो छोटे छोटे वाले फॉर्मूले हैं वो आप जनरली इन्हीं इक्वेशन से बना सकते हैं।
जरूरत नहीं है कि वो फॉर्मूले रट लें या फिर कुछ का कुछ उसका आंसर निकालते रहे। ठीक, जैसे वो मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, करके बता सकता हूँ कि वो कैसे निकलेंगे, बट बेसिक यही है, ये जितना मैंने लिखा ना यही बेसिक है, इसी के थ्रू आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब सबसे टॉप पे पहुंच जाता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो चलिए कुछ इसमें और देखते हैं कि इन इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं। लाइक यहाँ से ये ऑब्जेक्ट चला था, ऐसे चला और ऐसे आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी v 0 हो गई थी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से वो चला था, यहाँ से वापस आ गया, ये है पॉइंट B, इस पॉइंट को A नाम दे दो, इस पॉइंट को 0 नाम दे दो, O नाम दे दो, जो नाम देना है देना। अब मैं बात करता हूँ अपवर्ड मोशन के लिए कर लूँ या डाउनवर्ड के लिए कर लूँ? डाउनवर्ड के लिए करता हूँ, आसान लगेगा तुम लोग। डाउनवर्ड मोशन, सबसे पहले इसकी इक्वेशन v इजिकल टू u प्लस AT लिखता हूँ, पहले इक्वेशन। तो एक बात बताओ, जब मैं डाउनवर्ड मोशन के लिए बात करूंगा बेटा तो मोशन मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉइंट A से। ठीक, सबसे पहले तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यू तो वही है ना सर, जिस स्पीड से फेंका था सर, यू तो वही है ना। अरे मूर्ख, अब तेरा मोशन यहाँ से शुरू हो रहा है, देख तेरा मोशन कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, क्योंकि मैं तो डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहा हूँ, लिखा भी हूँ देख, डाउनवर्ड मोशन v इजिकल टू u प्लस AT। तो v यहाँ की बात कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ डाउनवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट नीचे वापस गिरेगा, अगर मैं पूछ लूँ वो v निकालना है तो क्या करोगे, u क्या हो जाएगा बेटा, 0। अब u 0 होगा, u 0 लिखा मैंने, और g क्या होगा, a g हो जाएगा और t हो जाएगा, ये आ गया v। बोलो भाई, v इजिकल टू u प्लस AT, v 0 था, v लिख दिया 0, a को लिख दिया g और t को लिख दिया t, तो v कितना हो गया, gt आ गया। अब मान लो s निकालना है, s इजिकल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो भैया ये पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी कितनी चली, यहाँ से यहाँ तक बॉडी कितनी चली, कैसे निकालोगे, हाँ s इजिकल टू 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो s इजिकल टू क्या हो गया, हाफ GT स्क्वायर हो गया। ठीक, या इसी में कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ से टॉप से बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो ये हो जाएगा 2s अपॉन g का अंडर रूट, ये t आ गया। एक अपवर्ड मोशन के लिए कुछ लगा के देखता हूँ, देखिए मान लीजिए अपवर्ड मोशन हो रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा है, तो उसमें मेरे को इक्वेशन करनी है v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर, तो क्या लगाऊं, माइनस लगाऊं कि प्लस लगाऊं, अपवर्ड मोशन के लिए माइनस लगाऊं, वेरी गुड, u स्क्वायर माइनस 2gs। अब एक बात बताओ, v क्या होगा इस कंडीशन में, v क्या होगा, अपवर्ड मोशन के लिए लिख रहा हूँ, देखो लिखा भी है मैंने अपवर्ड मोशन, हाँ वेरी गुड, v क्या हो जाएगा 0, u तो u ही रहेगा, u स्क्वायर माइनस 2gs, तो u स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा 2gs हो जाएगा, बस आ गया। अब मान लो इस कंडीशन में आपको s निकालना है तो क्या आ जाएगा s, u स्क्वायर बाई 2g। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 0 v स्क्वायर माइनस 2gs, तो v स्क्वायर इजिकल टू 2gs, तो s इजिकल टू v स्क्वायर बाई 2g ही तो आएगा, अंडर रूट कहाँ से आएगा, अरे तुम लोग कुछ बताता ही नहीं। हाँ उसको पूरा ही मिटना था। s इजिकल टू क्या आ गया यहाँ से, u स्क्वायर बाई
2g। तो अगर आपको डायरेक्ट ये पूछ ले कि बताइए एक ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर इस स्पीड से, मान लो u की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, ये u की वैल्यू दी हुई है, तो बताइए वो कितना ऊपर तक जाएगा, और कुछ नहीं दिया, बस u दिया है। तो 5 × 5 इस फॉर्मूला में रखिए 25, 2g की वैल्यू आपको पता है 10 होती है, तो 25 डिवाइड बाई 20, 5 5 जा 5 4 जा 5/4 आपका आंसर आ गया। बोलो भाई। तो इस तरह से बस इन इक्वेशंस को आपको अप्लाई करते आना चाहिए। वो जो छोटे छोटे फॉर्मूला आते हैं, जैसे टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट भी इसमें कुछ होता है। टाइम ऑफ असेंट मतलब कितने समय उसको फेंका गया ऊपर एक ऑब्जेक्ट को, तो कितने समय में ऊपर पहुंच जाएगा। फिर टाइम ऑफ डिसेंट मतलब कितने समय में वो नीचे पहुंच जाएगा। तो जहां तक मुझे याद है उसका डेरिवेशन करके निकालते हैं तो दोनों बराबर आता है। ठीक है, क्या आता है, t इक्वल टू टाइम क्या आता है, u/g आता है। देखिए ऐसा ही कुछ आता होगा, √2h अपन, और ये टाइम ऑफ असेंट है या डिसेंट है, टाइम ऑफ असेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम आता है। ठीक, इसके बाद इसमें एक चीज और है आपके काम की, ये जो इक्वेशन होती है ना बेटा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तीनों इक्वेशन जो है बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है। एक बच्चा इस मोशन को इस तरह से देखता है कि ये बॉडी यहाँ तक गई, अपवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन अप्लाई करता है, फिर डाउनवर्ड के लिए करता है, और फिर दोनों को देख के जो भी आंसर आता है वो निकालता है। बट एक बच्चा ये सोचता है कि यार मैं इस पूरे मोशन के लिए एक बार में ही ये इक्वेशन लगा सकता हूँ, उसको 2 बार ये इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं होती, शॉर्ट में ही आंसर आ जाता है। तो ये तीनों इक्वेशन को आप एक साथ भी लगा सकते हैं। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि एक बार आप अपवर्ड करें और एक बार आप डाउनवर्ड करें। ये इतनी पावरफुल इक्वेशन है, वो सब समझ जाएंगे। दिक्कत कहाँ पे आएगी वो समझ लीजिए, जो s होता है, s सिर्फ s में दिक्कत आएगी। जब आप पूरे को एक कंप्लीट मोशन मानेंगे, कंप्लीट मोशन बनाने के बाद आप ये तीनों इक्वेशन को लगाना चाहते हैं, तो जो s होगा ना बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट देगा आपको। वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक बॉडी यहाँ थी, यहाँ से उस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। याद रखिएगा, वो ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक s था, यहाँ से यहाँ तक s था, तो वो आपको 2s देगा, नहीं, वो 2s नहीं देगा, वो 0 देगा कि आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। ठीक है, और यहाँ से टॉप तक गई है तो वो बता देगा कि कितना हुआ, उस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा। तो जब आप पूरे मोशन के लिए ये तीनों इक्वेशन को लगाएं तो बस ये याद रखें कि जो s मिल रहा है मेरे को, वो s क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, ना कि डिस्टेंस मिल रहा है। ठीक, तो मुझे लगता है इतना काफी है, रेक्टिलिनियर मोशन में इतना ही है। और क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था तो आज आपको ये पूरी ब्रीफ समरी हो गई। तो मुझे लगता है कि अगर इतने कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में आप रखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। इन फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए, फॉर्मूला है ही नहीं, कुल मिला के 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, बस इनको अप्लाई कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, डायरेक्शंस कैसे लेनी है, वो इंपॉर्टेंट है, और कुछ बाकी आप कर लेंगे। एक्सीलरेशन कब होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि एक बुलेट से बुलेट से बोल रहा हूँ, गन से बुलेट निकली गई, एक वॉल पे टकराई, वॉल पे कुछ अंदर तक चली गई। ठीक, कुछ अंदर तक चली गई मतलब पहले उसका एक्सीलरेशन हो रहा था, बाद में उसका डीएक्सीलरेशन हो गया, उसका रिटार्डेशन हो गया, क्योंकि वो एक वॉल से टकरा गई है। तो वो पूछेगा कितने अंदर तक जाएगी टकराने के बाद। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सब आएंगे, लेकिन यही तीनों इक्वेशन सब का करके और सही से डायरेक्शंस का यूज करके आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने सारी चीजें अच्छे से समझ ली होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ, इसको मैं डाल दूंगा, एक काम करूंगा यूट्यूब में, तो वहां आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले भी 1-2 डाले हैं, उसमें भी आप लोगों ने नहीं देखा, वो देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।